जो कहते हैं पुटिंग इन योर प्लेस अंग्रेजी में, बहुत आसानी से उसे जवाब देकर चुप करा देगा। ये एक जनरल अजम्पशन था, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। मैं ये इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि आज के समय में वो आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं और टैरिफ्स के खेल के जरिए ये करेंगे, तो क्या ये उन्हें भारी पड़ेगा? मैं इस पर बात करना चाह रही हूं। इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि जो वैश्विक मंच है उस पे दुनिया के अलग अलग देशों और की जो एक शक्ति है वो पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बदल गई है। शाजिया जी, आपके पास एक बार आ रही हूं, जरा बताइए भारत काउंटर कैसे करेगा? क्योंकि लोगों को यहां पर यह चिंता है कि अगर उसके लिए चीन जाएगा तो चीन तो भरोसे के लायक नहीं है, कैसे होगा काउंटर? देखिए, ये आर्थिक दबाव और कोर्जन का जो तरीका अमेरिका अभी अपना रहा है, लगता है ट्रंप को कि उनके पास ये ट्रंप कार्ड है, लेकिन अभी एहसास उनको भी होगा, जिस तरह की आपकी हेडिंग और शीर्षक भी है, कि तुरुप की चाल भारत को चलनी है और तुरुप का पत्ता हमारे पास भी है। तो जवाबी जो खेल में, नेगोशिएशन में, वो उसमें हमारा भी काम अभी होना है। उसके बहुत सारे रास्ते हैं। हकीकत ये है कि भारत आज 2025 का भारत है, आंख में आंख डालकर जवाब देने की क्षमता रखता है। रूस, यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट आप देखिए, वेस्ट एशिया आप देखिए, तो कई ढेर सारे रणनीतिक विकल्प है जो हमारे लिए तुरुप के कार्ड साबित हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो भारत से अमेरिका को हर साल 80 to 85 बिलियन डॉलर्स का निर्यात होता है और अमेरिका से 40 to 45 बिलियन डॉलर्स का आयात होता है। अमेरिका के आईटी आप देखिए, एरोस्पेस देखिए, डिफेंस है, फार्मा कंपनीज हैं, भारत में अरबों डॉलर्स वो कमा रही हैं। इसके अलावा आपने अभी भी जिक्र किया सुचरिता जी कि बोइंग के पास अभी भारत में 50 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के डिफेंस एविएशन ऑर्डर्स हैं। इसमें C-17 है, अपाशे है, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। फिर आप देखिए GE देखिए, लॉकहीड मार्टिन देखिए, एप्पल देखिए, अमेजॉन देखिए, तो भारत की मार्केट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर भारत अभी भी अपने परचेज पॉलिसी में बदलाव लाता है तो अमेरिका को सीधा अरबों डॉलर का इससे घाटा होगा। मैं कह नहीं रही हूँ ऐसा होगा, मैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज आपके सामने, आपके समक्ष रख रही हूँ, जो मुझे लगता है जब दो देशों के बीच में जो बराबरी से अपना काम आगे करना चाहते हैं और एक समानता की तरफ, वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ काम करना चाहते हैं, बजाय कि वो कोई एक उसमें बुली करे और कोई दूसरा उसकी बात माने, कोई आदेश देने के लिए ना। तो यहाँ पे भारत प्रथम, भारत सर्वश्रेष्ठ, भारतीय नीति इसी पर आधारित है। एक अलग ही रूप में आए, लेकिन इसका असर हो सकता है। शाजिया जी, ये डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एक अलग ही रूप में आए हैं, तो उनके उस अलग रूप को कोई समझ नहीं पा रहा है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या फैसला। मुझे इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह दे एक हफ्ते के बाद कि मैं ये टैरिफ वापस ले रहा हूं। ये भी हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कर रहा हूं, लेकिन उन्हें क्या लग रहा है बाकी देश कोई कदम नहीं उठाएंगे। मैं जरा आपको एक बार दिखाना चाह रही हूं कि भारत, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि भारत अभी क्या क्या खरीदता है अमेरिका से, उसकी एक तस्वीर जरा देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं असॉल्ट राइफल्स, ये भी अमेरिका से खरीद रहा है। इसी के साथ M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप, ये अमेरिका से खरीद रहा है। P-81 पोसेडॉन गश्ती विमान, ये भी खरीद रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर, ये सब अमेरिका से आ रहे हैं। C-130J सुपर हर्क्यूलिस, ये भी अमेरिका से ले रहा है। और सी गार्डियन ड्रोन्स अमेरिका भारत को दे रहा है। इसका मतलब क्या है? हम ये सामान ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अमेरिका के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है जहां ये अपने हथियार बेच रहा है। रूस से हथियार खरीदना कम करने की बात ट्रंप बार बार कहते हैं भारत को कि आप अमेरिका से हथियार खरीदिए, रूस से बहुत ज्यादा हथियार आप खरीद रहे हैं। अब मैं एक बार ए कॉमोडोर आपके पास आ रही हूं। ए कॉमोडोर, मुझे बताइए, जिस तरह से हथियार खरीदे जा रहे हैं, ये हथियार अगर आज के समय में भारत ये तय कर ले कि हम खुद भी बनाएंगे और देशों से खरीदेंगे, जिसमें रूस तो हमारा एक बहुत बड़ा सप्लायर है ही, तो अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा? हमने अभी बोइंग की बात की है कि अगर ये सौदा रद्द होता है तो 32,000 करोड़ का नुकसान अमेरिका को होगा। सुचारिता जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बहुत ही अच्छी बात कही आपने
कि अगर हम बोइंग का जो P8I है एयरक्राफ्ट, जो कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, उसी की डील कैंसिल करें, सिर्फ एक ही डील को तो 31,500 करोड़ का है। साथ साथ में हम अभी ड्रोन्स भी ले रहे हैं कई हजार करोड़ के, जो कि MQ-9 है, जिसमें से 16 ड्रोन एयरफोर्स आर्मी में डिवाइड किए जाएंगे, 8 ईच, और बाकी जो है ड्रोन 11 के करीब 15 के करीब वो जाएंगे नेवी के पास। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डील्स जो हम अमेरिका से कर रहे हैं। आप देखिए, रशिया से हम 72% लेते थे डिफेंस इक्विपमेंट 2010-14 के अंदर, आज 36% तक गिर चुका है, और अमेरिका से बढ़ गया है और $20 बिलियन का बन गया है, और अमेरिका आज 13% वेपन सिस्टम्स भारत को सप्लाई करता है। तो अगर भारत एक कदम लेता है इसके ऊपर कि अपने डिफेंस सप्लाईज को थोड़ा, डिफेंस जो परचेजेस है, प्रोक्योरमेंट्स है जो अमेरिका के साथ, अगर वो हम थोड़ा भी कम करते हैं तो अमेरिका को काफी फर्क पड़ेगा। ये बात तो सही है, लेकिन साथ में बोइंग के सिविल सेक्टर के अंदर कई हजार करोड़ की डील्स चल रही हैं इस समय, चाहे वो 787 है या दूसरे जहाजों की डील्स हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर अगर हम कहीं अंकुश लगाएंगे तो सोचिए कितना बड़ा इफेक्ट होगा उनके ऊपर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय हमें कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जो कि उसको और उकसाए। अभी हमें खुद काम रहना है। एक चीज याद रखिएगा, अगर हेनरी किसिंजर की बात आपको याद रहे, और हमारे डिप्लोमेट साहब अभी यहीं पे हैं, और उन्होंने क्या कहा था, टू बी अमेरिकाज एडवर्सरी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। आप ये सोच लीजिए, जितने एलाइज हैं उनके सबके साथ उसने एडवर्सरियल रिलेशनशिप करी है, चाहे वो कनाडा है, उसके ऊपर भी देखिए 30% से ऊपर है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, कितना तंग किया। वो कह रहे हैं $750 बिलियन देंगे वो ऑयल लेंगे, और साथ में $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। जापान को कितना तंग किया उन्होंने, साउथ कोरिया को कितना किया, इनके एलाइज है। और एक चीज हमें माइंड में रखनी है कि इनके साथ बातचीत जरूर करनी है, लेकिन हमारी जो रिलेशनशिप दूसरे देशों के साथ है उसको भी इंप्रूव करना है। जो देश, खासकर ब्राजील, उसके ऊपर 50% लगा हुआ है, रशिया जिसके ऊपर हजारों सैंक्शंस लगे हुए हैं, चाइना जिसका 30% से ऊपर उनके ऊपर भी टैरिफ है, और हो सकता है वो बढ़ जाए क्योंकि वो भी ऑयल बहुत खरीदते हैं। तो हमें अपना ऑयल खरीदना बंद नहीं करना है, लेकिन ये याद रखिए हमने ऑयल भी बहुत खरीदा है अमेरिका के साथ। 51% ऑयल पिछले साल से इस बार हमने खरीदा ज्यादा, और 150% हो जाएगा जब तक ये साल खत्म होगा। और उसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 2,80,000 बैरल पर डे ऑयल हम अमेरिका से ले रहे थे मई में। ये बढ़ चुका था, ये 30 से 40% बढ़ने के बाद 2,80,000 बैरल्स पर डे, उसको बढ़ाया हमने 4,39,000 बैरल पर डे जून के अंदर। आज उससे भी 23% ऊपर हम खरीद रहे हैं तेल अमेरिका से। सोचिए, अमेरिका से तेल लेना भी बंद कर दें तो उनका क्या हाल होगा। हम कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर है हमारे मन में कि हमने तोड़ना नहीं है उनके साथ, हमने उनको काम रखना है। क्योंकि ट्रंप जो है, एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूँ, ट्रंप जो है वो काफी ईगोइस्टिक है। अगर हम कोई भी ऐसी बात करें जिसकी ईगो प्रिक हो जाए तो 50 से भी 100% पर चले जाएंगे और कभी दोस्ती नहीं रखेंगे। रशिया को हमने एनकरेज करना है कि वो अपना युद्ध को बंद करने की तरफ बढ़े, उसके बाद देखिएगा 25% तो हमारे वैसे ही चले जाएंगे। तो बहुत जरूरी है काम रहना, फर्म रहना और डिप्लोमेटिक रहना। एयर कॉमोडोर, मैं आपसे ये कहूंगी कि ट्रंप की सनक के चलते अगर हम उनके फैसलों को मानने लगे, या हम कहें कि भाई ये तो इतने एरोगेंट हैं, या फिर इनकी बात सुननी होगी। मैं समझती हूँ कूटनीति में कई बार चुप रहना पड़ता है, कई बार दूसरी तरफ देखना पड़ता है, लेकिन मुझे, और एम्बेसडर वोरा यहाँ है, वो हम सबसे बेहतर जानते हैं, वो ये बेहतर बताएंगे। लेकिन जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है, एम्बेसडर वोरा, वो जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं, ये एक मनमानी चल रही है। अब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, आप इससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि पुतिन ने इससे पहले जो ये टैरिफ लगाया है भारत पर, इसकी निंदा की है, खुलकर कहा है, वो खुद सैंक्शंस झेल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मुलाकात में होगा? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ ना, इट्स ऑलवेज वंडरफुल, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू। आई कम होम टू रिपब्लिक, और फिर इतने सारे पैनलिस्ट हैं, मैम मेरी क्या जरूरत है, ये सब लोग विशेषज्ञ हैं। हमारी बीजेपी की मैडम बैठी हैं, शी इज ब्रिलियंट। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद
एक जो सिस्टम बना था, आप वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो एक संस्था का निर्माण हुआ था। एक बुढ़िया है 80 साल की, शायद उसको यूनाइटेड कुछ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऐसे को मरने वाली है, उसका निर्माण हुआ। फिर वर्ल्ड बैंक आया, फिर सब कुछ वेस्टर्न ओरिएंटेड। और ये 5 कौरव बैठे हुए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर परमानेंट मेंबर। मैम, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में। 1971 में, 1998 में, 1990 हम भागते थे इन बड़े बड़े ये 5 देशों के पास, भाई ये सैंक्शन मत लगाना, ये मत करना, ये प्रस्ताव को वीटो करना, भीख मांगते थे। तो था वेस्टर्न ओरिएंटेड सिस्टम। ब्रिटेन तो खत्म हो गया था, ब्रिटेन तो लंदन के छोले खाने चला गया था। अमेरिका बिकेम नंबर 1। ट्रंप साहब ये जानते हैं कि इट वाज नंबर 1, इसीलिए तो कहते हैं कि फिर से मैं अमेरिका को नंबर 1 बनाना चाहता हूं। बट ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि जो वो कर रहा है, रॉबर्ट मर्टन का एक लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है, अपनी दादागिरी के कारण मैम वो बाकी देशों को नाराज कर रहा है। आपको मालूम है स्पेन ने मना कर दिया कि मैं F-35 नहीं खरीदूंगा। स्विट्जरलैंड बोला मैं भी नहीं खरीदूंगा, तूने मुझ पे 35% टैरिफ लगा था, मैं नहीं खरीदूंगा। इस आदमी को इकोनॉमिक्स आती नहीं है, भले ही इसका नाम मैकडोनाल्ड ट्रंप है, इसको कुछ नहीं आता है। मैं सिखाऊंगा अगर मेरे पास आना चाहता है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। मैम, ये सारी दुनिया को नाराज कर रहा है। 4 जो महाशक्तियां हैं दुनिया की, अमेरिका एक तरफ है और बाकी जो 3 है, भारत, चीन और रूस, सबको इसने नाराज कर दिया। अब आपने मीटिंग के बारे में कहा, अलास्का में जो होने वाली है पुतिन्स्की और ट्रम्पिन्स्की के बीच में, तो वो जो बेगिंस्की है यूक्रेन वाला, सबसे पहले उसकी बलि चढ़ेगी।